क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज आप पढ़ेंगे विशेषण शब्द का भाग नंबर 2। ठीक है, तो कुछ विशेषण क्या, विशेषण की जो परिभाषा थी, विशेषण क्या होता है उसके बारे में, विशेषण के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों ने पढ़ी थी पिछले पार्ट में। और विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, संख्यावाचक, और दूसरा गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, फिर तीसरा परिमाणवाचक, और लास्ट में आता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो एक पढ़ा था आप लोगों ने, वो कौन सा था, गुणवाचक विशेषण। और आज जो 3 बचे हुए थे वो आज आप इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक मतलब, वाचक का मतलब होता है बोध, तो संख्या का मतलब तो संख्या ही होता है। तो जहां पर संख्या का बोध हो, संख्यावाचक विशेषण का मतलब जहां पर संख्या का बोध हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने परिभाषा लिखी कि जिन सब विशेषण शब्दों से, विशेषण शब्द ये तो मैंने आपको बताया था, गुणवाचक में तो जितने भी लगभग विशेषण होते हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं गुणवाचक के अंतर्गत, क्योंकि गुणवाचक विशेषण में किसी भी प्रकार का गुण हो या कोई अच्छाई हो, बुराई हो, दशा हो, भाव हो, तो वो सब किसके अंतर्गत आता है, गुणवाचक के अंतर्गत। अब यहाँ पर कह रहा है कि संख्यावाचक विशेषण, तो जिसके अंतर्गत संख्या का बोध हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर संख्या कैसी, 1 2 3 4 5 6, कोई भी संख्या हो सकती है, 1000, 1 करोड़, 1 लाख। ठीक है, लेकिन ये जो संख्यावाचक विशेषण है इसको भी 2 भाग में बांट दिया गया। कितने में, 2 में। कौन कौन से, देखिए यहाँ पर, इसके 2 भेद में इधर कर देती हूँ। एक तो निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि जो संख्यावाचक विशेषण है उनको भी बाद में क्या होता है कि 2 पार्ट में बांट दिया जाता है। एक तो निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित। अब निश्चित और अनिश्चित का मतलब तो आप लोग समझते होंगे कि निश्चित मतलब जो कोई चीज निश्चित है कि इतनी ही होगी। मैंने आपसे बोला कि आज 2 किलो सेब लेकर आना, तो एक निश्चित बात बताई मैंने आपको कि 2 किलो ही सेब लेकर आना है, ना ज्यादा ना कम। तो ये निश्चित हुआ ना कि मैंने बोला है आपसे कि 2 किलो ही लेकर आना। मैंने बोला कुछ सेब लेकर आना है, कुछ सेब। तो आप सोच रहे हैं कितने लेके चलूं, कितने लेके चलूं। मैंने तो बोला था, मतलब इसने तो बोला था कि कुछ सेब लेकर आना। तो कुछ का मतलब क्या, ये कहना चाह रही है कि 1 किलो लेकर आना, 2 किलो लेकर आना, 3 किलो, या फिर 1 ही लेकर आना। तो ये बात कैसी हुई, अनिश्चित हुई ना, कि कुछ भी निश्चित नहीं। मैंने बोल दिया कि कुछ लेकर आना, तो वही बात यहाँ पर कोई परिभाषा है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए कि ये यहाँ पर इसका मतलब क्या है। निश्चित का मतलब है यहाँ पर कि कोई निश्चित बात बताई हो, तो उसके अंतर्गत क्या आएंगी, कोई संख्याएं आएंगी। जैसे मैंने बोल दिया 5 किलो सेब, 5 किलो सेब नहीं, मैंने बोला 5 लड़के, 5 लड़के। ठीक है, 5 हिंदी में कर लीजिए, मैंने मैथ वाला 5 लिख दिया, 5 लड़के। ठीक है, मैंने बोल दिया 4 गायें, 4 गायें। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर लिख दूं कि 2 किताबें। कितनी, 2 किताबें। तो
संख्यावाचक के अंतर्गत संख्याएं आएंगी, जैसे 5 लड़के, 4 गाय और 2 किताबें। तो ये सब क्या है, संख्याएं ही तो है ना, और एक ही निश्चित संख्या है। कितनी निश्चित संख्या है, जैसे मैंने बोला 2 किताब लेनी है आपको, एक हिस्ट्री की और एक ज्योग्राफी की। तो मैंने निश्चित बात आपको बताई कि यही 2 बुक लेनी है आपको और इन्हीं 2 बुक से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, मैंने बोला ये 5 लड़के हैं जिनको आज मैं पढ़ा रही हूँ, या 5 लड़के थे जिनको मैं पढ़ा के आ रही हूँ। ठीक है, तो ये संख्या ये तो मैंने घर में आके बताई कि मम्मी मैं अभी गई थी, मैं 5 लड़कों को पढ़ा के आ रही हूँ। तो ये संख्या बताई ना घर आकर कि कितने लड़कों को पढ़ाया मैंने, 5 लड़कों को पढ़ाया। ठीक है, गाय कितनी थी, 4 गाय थी ना। मैंने खेत में देखा 4 गाय चर रही हैं, मतलब जो घास होती है खाती है उनको चरना बोलते हैं ना, चर रही हैं। तो मैंने क्या बताया कि खेत में 4 गाय चर रही थी। तो ये संख्या बताइए आकर घर में ना कि कितनी गाय थी। ठीक है, तो इस प्रकार के जो वाक्य या फिर शब्द जो हैं संख्या, जिनमें बस आप एक पूर्ण संख्या देखिए तो किसमें आ जाएगी, मतलब जहां पर संख्या की बात हो रही हो, जो बात निश्चित हो कितनी संख्या, वो किसके अंतर्गत आएगा, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। और उसके अंतर्गत भी पूछा जाए तो निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर लिखा है अनिश्चित संख्यावाचक। तो अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक में यहाँ पर लिख लीजिए कुछ, कई, काफी, बोल देते हैं ना, काफी मात्रा में अंगूर लगे थे, उस पेड़ पर काफी मात्रा में अंगूर लगे थे। तो ये क्या काफी मात्रा में बताया गया, लेकिन कोई हमको मात्रा नहीं पता है, बस ये पता है कि हाँ है, लगे हैं। लेकिन आप काफी नहीं भी देखने को कहीं नहीं मिलता है तो ये आप नहीं पढ़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, काफी देखने को भी ज्यादातर नहीं मिलता है, लेकिन ये जो 2 शब्द हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ और कई। ठीक है, मैंने कई सेब खाए, मैंने आपसे बोला कि मैंने कई किताबें पढ़ी, मैंने कई किताबें पढ़ी। तो आप सोच रहे हैं कि इसने कितनी किताबें पढ़ी होंगी, इसने कितनी किताबें पढ़ी होंगी, और उसके अंतर्गत कौन कौन सी सब्जेक्ट की किताबें पढ़ी होंगी, नहीं पता है ना आपको। और मैं सीधा सीधा बोल दूं कि मैंने 2 किताब पढ़ी, उसमें से एक हिंदी की थी और एक इंग्लिश की थी, तो ये तो निश्चित बात हो गई ना कि मैंने तो सीधा सीधा आपको बता दिया कि मैंने 2 बुक पढ़ी थी, उसी से आप भी पढ़ लीजिए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कई शब्द आएंगे जिनसे आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, मतलब कि जो संख्याएं हैं वो अनिश्चित हैं, हमको उनके बारे में कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे, बस आपको इतना ही याद रखना है और कुछ भी पूछा नहीं जाता है इनमें से। आपको इतना याद रहेगा कि जहाँ पर कुछ है, कई है, सबको पता है कि कुछ कई कोई संख्या नहीं होती है, एक अनिश्चित बात है ना। तो जहां पर पूछा जाए कुछ कई शब्द दिखे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, और निश्चित में तो सिर्फ और सिर्फ संख्याएं होंगी। ठीक है, इसके आगे देखिए नंबर 3 पर लिखिए परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। और इन्हीं 2 जो ये 2 मैं बता रही हूँ, ये दूसरा बता रही हूँ, तो इन्हीं 2 में ज़्यादातर कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, इसलिए मैंने इसको अलग पार्ट में बना दिया कि पीछे गुणवाचक तो सिंपल सा है, वो तो आप लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन ये दोनों एक साथ में ही होने चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इसकी परिभाषा है जिन विशेषण शब्दों से मापतौल का बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए परिमाण का
दो शब्द मैंने आपको बताए थे कि एक होता है परिणाम और दूसरा होता है परिणाम। ठीक है, एक होता है परिमाण और एक होता है परिणाम। तो परिणाम का मतलब होता है कि नतीजा, है ना। देखिए, आप लोग एग्जाम्स देते हैं तो घर में मम्मी पापा क्या पूछते हैं जब उसका रिजल्ट आ जाता है, मतलब उसका नतीजा आ जाता है, तो क्या पूछते हैं, कैसा रिजल्ट आया, कैसा परिणाम आया, है ना, क्या परिणाम मिला आपको। तो इस तरह के शब्द आपको सुनने को मिलते होंगे। और परिमाण का मतलब होता है किसी को तौलना, है ना, कोई चीज को मापा जा सके, जिसको जिसको मापा जा सके उसको बोलेंगे। ठीक है, तौला जा सके, ये सब होता है परिमाण। ठीक है, तो परिमाण जो परिमाणवाचक विशेषण है, इसको भी दो पार्ट में बांट दिया जाता है। कितने में? दो में। देखिए, दो में ही संख्यावाचक को, एक निश्चित दूसरा अनिश्चित, और दो में ही परिमाणवाचक को, एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। देखिए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और यहां पर लिख लीजिए अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो ये भी दो पार्ट में और ये भी दो पार्ट में, दोनों में क्या आता है, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, इसके पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, लेकिन इसमें क्या लिखा, बात वही है, लेकिन बस थोड़ा सा बदल के लिख दिया गया कि निश्चित और अनिश्चित। तो इसमें भी बात वही है, निश्चित का भी वही मतलब है, अनिश्चित का भी वही मतलब है। जो निश्चित हो वो मतलब जो पता हो, हमें करेक्ट पता हो किसकी संख्या इतनी है या इतनी हो सकती है, तो हमको पता है करेक्ट ना, इसलिए वो उसको हम निश्चित कहेंगे, है ना। निश्चित है आज हमारे घर 5 मेहमान आने वाले हैं और 5 मेहमान के लिए खाना बना लीजिएगा, है ना। तो ये बात निश्चित है कि मेरे घर आज 5 लोग आएंगे, इसलिए मैं 5 लोगों के लिए खाना बनवा रही हूँ। और निश्चित नहीं है, मैंने बोल दिया कुछ लोग आ रहे हैं, तो कुछ लोगों का मतलब तो नहीं भाई पता है, 5 लोग आएंगे, 10 लोग आएंगे या फिर 20 लोग आ जाएंगे, है ना। तो बात वही है, लेकिन यहाँ पर देखिए, वहां पर क्या लिखा था, संख्यावाचक, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परिमाणवाचक। तो परिमाण का मतलब होता है, परिमाण का मतलब होता है कि तौलना, किसी चीज को मापा जा सके या तौला जा सके। ठीक है, लेकिन संख्या का मतलब तो संख्या ही होता है ना, 1 2 3 4 5, मैंने बोला 4 गायें, 6 आदमी, पंचम वर्ग। ठीक है, इस तरह से मैं बोलूंगी 12 13, कुछ भी बोल दूं तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, संख्यावाचक के अंतर्गत। लेकिन मैं बोलूं परिमाणवाचक में तो क्या होगा इसमें, देखिए, जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, मैं यहाँ पर ऐसे लिखे दे रही हूँ। ठीक है, उसको आप लोग इस तरह से स्टार बना के या फिर कुछ ऐसे एरो बना के लिख लीजिएगा। निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत जैसे मैंने लिखा 100 लीटर दूध, कितना, 100 लीटर दूध, एक सेकेंड बस, 100 लीटर दूध, 100 लीटर दूध, 10 किलो घी, कितना, 10 किलो घी, 10 किलो घी। और मैं बोलूं यहाँ पर तो 5 क्विंटल, इसके नीचे लिख देती हूँ 5 क्विंटल, 5 क्विंटल आलू, 5 क्विंटल आलू। ठीक है, तो देखिए इसको बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है संख्यावाचक में और परिमाणवाचक में। ठीक है, दोनों पूछे जा सकते हैं आपसे, लेकिन कोई भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि उसमें क्या था और इसमें क्या है। बस थोड़ा जो बारीकी है बारीकी से समझिए कि संख्यावाचक में मतलब संख्या, जबकि परिमाणवाचक का मतलब होता है कि जिसको मापा तौला जा सके। परिमाण का मतलब ही होता है कि जिसको मापा तौला जा सके। तो मतलब इसके अंतर्गत ऐसे उदाहरण आएंगे या फिर ऐसे शब्द आएंगे
जिनको हम माप तौल सकें, जो लिखा हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 100 लीटर दूध, संख्या तो 100 है लेकिन उसके आगे देखिए केवल 100 दिया होता तो ये 100 आ जाता संख्यावाचक के अंतर्गत, और संख्यावाचक के अंतर्गत निश्चित संख्यावाचक में आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि 100 लीटर दूध, तो 100 लीटर दूध, यहाँ पर दूध की एक मात्रा बताई गई है ना, ये तो एक मात्रा है कि ये 100 लीटर दूध जो इस टैंक में भरा हुआ है वो 100 लीटर दूध है, तो ये दूध की मात्रा बताई जा रही है जिसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं। इसीलिए तो मैंने माप तौल के बताया ना कि ये 100 लीटर दूध है, तो इसको हम माप सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। इसलिए ये जो 100 लीटर दूध लिखा है ये निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। आगे लिखा हुआ है 10 किलो घी, 10 किलो घी मैंने किसी बर्तन में रखा, उसको तौला, ठीक है। 10 किलो 1-1 किलो करके मैंने तौल लिया उसको, ठीक है। तो फिर किसी ने पूछा मुझसे कि आपके घर में कितना घी है, मैंने बताया मेरे घर पे 10 किलो घी है। तो कैसे बताया मैंने, अगले इंसान को मैंने कैसे बताया कि मेरे घर पे 10 किलो घी है, क्योंकि मैंने उसको नापा था, तौला था उसको, तभी तो बताया ना। तो 10 किलो घी, देखिए केवल 10 होता तो ये किस में आ जाता, निश्चित संख्यावाचक में, कि 10 एक संख्या है, निश्चित संख्या है, ठीक है। तो 10 आ जाता निश्चित संख्यावाचक में, लेकिन जैसे ही इसके आगे लग गया कि 10 किलो घी, तो ये आगे निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 क्विंटल गेहूं, 5 क्विंटल गेहूं, ये तौला होगा, नापा होगा, तभी तो पता चला ना कि ये 5 क्विंटल गेहूं है ना। तो सीधा सीधा सा आपको ये जानना है कि जहां पर मापने तौलने वाली चीजें हों, जहां पर मापने तौलने वाली चीजें हों वहां पर हो जाएगा परिमाणवाचक, लेकिन उसमें भी संख्या होगी, ठीक है। बस उसके आगे देखना है, जैसे देखिए यहाँ पर 5 लिखा आपने, 5 4 2, ठीक है। यहाँ पर भी है 100 10 5, संख्याएं तो आएंगी लेकिन उसके आगे देखिए मापने वाली चीजें आएंगी। जैसे 100 लीटर दूध, तो ये है तो संख्या लेकिन तौलने वाली चीज है ना, तो मापने तौलने वाली जितनी भी चीजें हैं वो आ जाएंगी परिमाणवाचक के अंतर्गत, और कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बस थोड़ा सा समझना है, जो शब्द लिखे होते हैं ना उन्हीं का मतलब समझना होता है। परिमाण का मतलब नापना या तौलना, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो भी उदाहरण होंगे, जो भी विशेषण शब्द होंगे वो कैसे होंगे, मतलब उनका मतलब तो यही होगा कि जिनको हम माप तौल सकते हैं ना। 10 किलो घी को हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, है ना। 5 क्विंटल गेहूं बोल दिया गया तो हम उसको नाप तौल सकते हैं ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या आएगा, अनिश्चित का तो मतलब वही होता है कि जो निश्चित ना हो, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया। इसमें भी देखिए, इसमें भी ऐसा ही होगा कि जिसको नाप सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ कई, जैसे यहाँ पर मैं आपको पहले एक वाक्य बताती हूँ, वाक्य प्रयोग करके। यहाँ पर लिखिए कुछ आदमी चले गए, कुछ आदमी चले गए, कुछ आदमी चले गए। तो यहाँ पर क्या बोला गया, कुछ आदमी चले, हमको ये नहीं पता कितने आदमी चले गए, लेकिन चले गए, कुछ गए हैं ना भाई, यहाँ पर से कुछ गए हैं, तो मुझे नहीं पता है कि कितने गए, तो मैंने बोल दिया कुछ गए हैं, कि मुझे पूरी तरह से संख्या नहीं पता है, ठीक है। तो ये जो कुछ शब्द है यही क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा, यही होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं एक और लिखती हूँ यहाँ पर, कई लोग गए थे, दूसरा लिखिए कई लोग गए थे, कई लोग गए थे, कई लोग गए थे, पता नहीं कितने लोग गए थे लेकिन गए थे कई लोग, तो कई, ये जो कई शब्द है ना यही हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। अब इसको देखिए थोड़ा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसमें लिखिए, मैंने बोला बहुत घी, बहुत घी, बहुत घी, मतलब मैंने ऐसे ही बोल दिया कि बहुत घी, तो बहुत घी है लेकिन पता नहीं कितना है, मुझे कोई एग्जैक्ट संख्या नहीं पता है, कोई निश्चित संख्या नहीं, हमको पता है कि कितने किलो है, कितने क्विंटल है, हमको नहीं पता कितना घी है, ठीक है, लेकिन ये पता कि बहुत है वो, ठीक है।
तो आगे देखिए, थोड़ी चीनी, थोड़ी चीनी। देखिए ऐसा होता है पड़ोसियों में, क्या होगा कि घर पे मेहमान आए, चीनी खत्म हो गई, चाय पत्ती, आंटी थोड़ा सा चीनी दे दीजिए, थोड़ी चीनी दे दीजिए, थोड़ी चाय पत्ती दे दीजिए, घर पे मामा जी आए हैं, ठीक है। तो क्या होगा, मैंने थोड़ी मांगी उससे, मैंने ये नहीं बोला कि आप 1 किलो चीनी दे दो मुझे, क्योंकि मैं किसी दुकान पे नहीं खड़ी हूँ, मेरे घर पे मेहमान आए हुए, उसके लिए मैं थोड़ी चीनी मांगने गई। तो थोड़ी, मैंने उनको कोई संख्या नहीं बताई कि आप मुझे 1 किलो शक्कर दे दो या फिर 1 किलो चाय पत्ती दे दो। मैंने उनसे बोला कि आंटी थोड़ी सी चाय पत्ती, थोड़ी सी चीनी दे दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा दे दिया, थोड़ी चाय पत्ती, थोड़ी चीनी। तो वो कोई संख्या नहीं हुई ना, कुछ हाथ तौल के नहीं लाए वहां से, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया बहुत घी, थोड़ी चीनी, आगे लिखिए इतना दूध, इतना दूध, ठीक है। तो ये क्या है, इतना दूध, मतलब इतना दूध बचा है। तो ये नहीं पता, कोई हम लीटर में नहीं बोल रहे हैं कि कितना लीटर दूध बचा, तो अगला इंसान मुझे बताएगा कि इसमें केवल 1 लीटर दूध बचा है, मुझे कुछ नहीं पता उसमें कितने लीटर है, मैंने सीधा बोला इतना दूध बचा है। तो वो कोई संख्या नहीं हुई ना, अनिश्चित हुआ ना कि इसमें कितना दूध है, नहीं पता हमको, तो इतना दूध। उसके बाद देखिए कुछ और कई शब्द इसमें भी आ सकते हैं, कुछ और कई जो शब्द हैं वो इसमें भी आ सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया कुछ दूध, या फिर कुछ चीनी दे दीजिए, कुछ चीनी, कुछ चीनी, कुछ चीनी मैंने बोल दिया, कुछ चीनी दे दीजिए, ठीक है। तो ये कोई मात्रा तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर बस आपको ये देखना है कुछ और कई से मतलब नहीं है, ठीक है। कुछ और कई कुछ भी दिया हो यहाँ पर, लेकिन क्या है, आपको बस इतना देखना है कि जिसको हम माप तोल सकते हैं। यहाँ पर घी दिया हुआ है, कुछ घी, इतना दूध, तो मतलब वो मापने तोलने वाली चीजें हैं, है ना। मैंने बोल दिया 10 लीटर पानी, 10 लीटर पानी दे दीजिए, तो 10 लीटर पानी जो है वो तौल के, मैंने बोला नाप के दे दीजिए ना आप हमें, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत। मैंने बोला कुछ पानी दे दीजिए, तो कुछ पानी जो है वो तौल नापा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ बोला तो इसका मतलब वो अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। बस इतनी बात आपको समझनी है, ठीक है। जहाँ पर मापने तोलने वाली चीजें हो, परिमाणवाचक के अंतर्गत। जहाँ पर सीधा सीधा संख्या दी हो, बस आपको संख्यावाचक में केवल कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, बस सीधा सा संख्या पकड़नी है। जहां पर संख्या दी हो, संख्या में कोई भी हो सकती है, 1 लाख, 1 करोड़, 5 4 3 2 और 8 9 10 12 14 15, ठीक है। कोई भी संख्या दी हो, बस संख्या होनी चाहिए, संख्यावाचक का मतलब संख्या। और जहां पर अनिश्चित संख्यावाचक की बात हो, वहां पर कुछ कई, ठीक है, इस प्रकार के शब्द। यहाँ पर मैंने ये क्यों लिखे थे ये बताने से पहले, जैसे मैंने लिखा कुछ आदमी, मैंने अभी बताया कि कुछ और कई इसमें भी आ सकते हैं, ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत भी आ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये वाक्य लिख दिया कि कुछ आदमी चले गए। तो कुछ आदमी को हम तौल नहीं सकते हैं, ये तो हम बात बता रहे हैं ना, ये तो हम संख्यावाचक की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 15 आदमी थे, लेकिन इस टाइम क्या है कि कुछ चले गए हैं, लेकिन मैंने जाते देखा था, लेकिन मुझे नहीं पता कितने गए हैं, कुछ चले गए हैं, ठीक है। तो कुछ आदमी चले गए, ये कोई तौलने की चीज नहीं है, है ना। कुछ चले गए मतलब संख्या कम हो गई, इसीलिए ये संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। कई लोग गए थे, कई लोग गए थे, तो कई लोग को हम तौल तो नहीं सकते। यदि यहाँ पर मैं बोल देती कि कुछ चीनी दे दीजिए, कुछ चीनी दे दीजिए, तो यहाँ पर ये तो तौलने की चीज थी, है ना, कुछ चीनी दे दीजिए। तो इस प्रकार से आपको बस संख्या देखनी है, संख्यावाचक नापने तौलने की चीजें हैं, वो परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाएंगी। और ये अंतर आपको आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा, और ये नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको रफ कर देती हूँ मैं, नंबर 4 डाल लीजिए। और ये है लास्ट भेद आपका, मतलब विशेषण का आखिरी भेद जो है वो है सार्वनामिक विशेषण। तो डाल लीजिए हेडिंग सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। परिभाषा लिखिए,
विशेषण के रूप में, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को, मतलब है तो वो सर्वनाम ही, लेकिन वो यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाएगा। तो मतलब विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा, तो उसी को हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, उदाहरण देखिए, वाक्य प्रयोग, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। तो देखिए ये विशेषण में प्रयुक्त हो रहा है। यहाँ पर घर के पहले क्या बताया जा रहा है कि यह घर जो है, तो ये घर जो है ये किसका है, यह मतलब मेरा है। ठीक है, तो यह जो हो जाएगा यहाँ पर ये विशेषण हो जाएगा, लेकिन यह तो सर्वनाम है ना। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि ये सर्वनाम भी है और ये विशेषण भी है, ये सर्वनाम में भी प्रयुक्त होता है, ये विशेषण में भी प्रयुक्त होता है, ये भैया क्या मामला है। ठीक है, चलो कोई ना, लेकिन समझने की कोशिश करिए। देखिए यह जो है यही हो जाएगा यहाँ पर विशेषण, और यहाँ पर इनकी एक विशेषता ही समझ लीजिए कि ये जो विशेषण होते हैं, जो सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं, जो विशेषण मतलब जो सर्वनाम होते हैं विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, वो पहले आते हैं। किसके, जिसकी विशेषता होती है उसके पहले। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर आ गया, पहले ही आ जाता है। जैसे यह घर मेरा है, तो यह विशेषण हो गया। अभी आगे देखिए, ज्यादातर वाक्यों में क्या होता है कि जो सार्वनामिक विशेषण होता है ये पहले ही आ जाता है। ठीक है, लेकिन हर जगह नहीं बोला, प्रायः ऐसा होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला वह किताब फटी है, वह किताब फटी है, वह किताब फटी है। तो ये जो वह है ये है यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यही सर्वनाम के यही विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो और सॉरी उसके आगे आप देखिए, मतलब यहाँ पर मैं कहने वाली थी कि विशेषण के रूप में ये सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, तो यही हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि ये जो है ये विशेषण के अंतर्गत मैं आपको बता रही हूँ, तो ये है तो विशेषण, लेकिन विशेषण के रूप में सर्वनाम ही तो प्रयुक्त किए जा रहे हैं ना, इसीलिए तो इनको हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। देखिए आगे देखिए, कोई आदमी रो रहा है, कोई आदमी रो रहा है। यहाँ पर मैंने बोला कोई आदमी, तो कोई भी, आप लोगों ने सर्वनाम तो पढ़े ही है। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण में भी सर्वनाम ही आएंगे, और वो सर्वनाम कैसे होते हैं, वो सबसे पहले ही आ जाते हैं। जैसे देखिए यह घर मेरा है, वह किताब फटी है, कोई आदमी रो रहा है। ठीक है, तो जो विशेषण के रूप में सर्वनाम ही प्रयुक्त होते हैं उन्हीं को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो ये आपके विशेषण के भेद थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इतना नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर आगे थोड़ा सा बात और कर लेते हैं। इसको मैं रफ कर दूं। यहां पर लिखिए प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाते हैं।
विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। देखिए मैंने लिखा प्रविशेषण, जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। देखिए विशेषण तो आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। तो प्रविशेषण ये जो है ये ज्यादातर वनडे एग्जाम्स में जो है वो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए, इसलिए कोई भी चीज हमें छोड़नी तो है नहीं। लेकिन क्या होता है कि ये जो पीसीएस आरओ वगैरह के एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें ये ज्यादातर देखने को मिल जाता है प्रविशेषण, क्योंकि उनमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो अंदर से खोज के पूछे जाते हैं, इसलिए, ठीक है। लेकिन वनडे एग्जाम्स में क्या होता है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है विशेषण, विशेषण क्या होता है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, संख्यावाचक विशेषण, इस तरह से पूछ लिया जाता है। अब इसको देखिए, प्रविशेषण मतलब विशेषण तो था ही, ठीक है, विशेषण तो पहले से ही था और वो उसको तो आप लोग पढ़ भी चुके हैं, लेकिन इसके आगे एक प्रा लगा देने का मतलब है कि ये डबल विशेषण हो गया, ठीक है। अब डबल विशेषण का मतलब आप सोच रहे होंगे क्या है, यहाँ पर प्रा लगाने से डबल विशेषण मतलब ये जो एक विशेषण अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे वो तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतला रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विशेषण का मतलब दूसरा भी विशेषण आ गया, विशेषण के ऊपर विशेषण, ये तो गजब की बात है। एक विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतला रहा था, विशेषण के ऊपर एक और विशेषण आ गया, तो मतलब वो अब विशेषण की ही विशेषता बताएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रविशेषण कहेंगे, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात है, प्रा का मतलब दो विशेषण और एक विशेषण तो पहले से ही संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतला रहा था, जो दूसरा आ गया वो विशेषण की विशेषता बताने लगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है। तो इसमें देखिए तेज जो था वो था विशेषण, तेज क्या था, विशेषण। मैंने सीधा सीधा लिखा होता, सिंपल सा वाक्य लिखा होता, वह तेज दौड़ता है, तो आपसे मैं पूछती कि इसमें विशेषण क्या है, तो आप बोलते कि ये जो तेज लिखा हुआ है वही विशेषण है, लेकिन मैंने बोल दिया कि वह बहुत तेज दौड़ता है। तो देखिए तेज तो विशेषण था, लेकिन अब इसमें कहा जा रहा है कि कितनी तेज दौड़ रहा है, तो क्या बताया गया कि बहुत तेज दौड़ रहा है, तो ये जो बहुत है ना यही हो जाएगा प्रविशेषण, क्या हो जाएगा, प्रविशेषण, ठीक है। इसी प्रकार आगे एक और देखिए, सीता अत्यंत सुंदर है, अत्यंत का भी मतलब बहुत ही होता है, अत्यंत सुंदर है। अब देखिए मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूं कि ये सुंदर, कुरूप, बुरा, अच्छा, भला, ये सब क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सुंदर लिखा, यदि आप लोगों ने वो पहली वाली क्लास अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको याद होगा कि ये तो विशेषण ही है, जो आप सीधा सीधा पढ़ के ही बता सकते हैं कि ये क्या है, विशेषण है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आगे देखिए उसके क्या लगा दिया गया, ये विशेषण तो था ही, लेकिन क्या बता दिया गया, सुंदर तो है लेकिन अत्यंत सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है, तो ये जो अत्यंत शब्द है ना यही हो जाएगा प्रविशेषण, ठीक है। तो विशेषण की जो पूरी क्लास थी वो हो गई है आज समाप्त, और आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।